अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी का वार्म वेलकम है वाईटी और इंग्लिश ट्यूटर पे। आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। आज सुबह के सेकंड एडिटोरियल से अपनी क्लास की शुरुआत करेंगे। काउंटिंग द कोस्ट इसका टाइटल है। यह आर्टिकल लिखा हुआ है, आप रशिया पे कितनी भी कोस्ट लगा लो, अल्टीमेटली उसका बेनिफिट और उसका नुकसान पूरी दुनिया झेलने वाली है। काउंट करना है कोस्ट को हमें जो रशिया पे लगेगी। चलिए शुरू करते हैं अपने क्विज से। सिंपल सा एडिटोरियल आज का, बहुत सिंपल है ना। और क्विज भी मैंने बहुत आसान बनाया है। आपका एक ही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए पूरी क्लास में, अगले आधे पौने घंटे में जो भी सीखो इस क्विज पे अप्लाई करो और 5 में से 5 मार्क्स लो। क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन का भी है, ग्रामर का भी है और वोकैब का भी है। चलिए क्लास के लास्ट में इसका सोल्यूशन करवाऊंगा, एक ट्राई आप इसको भी दे सकते हैं। आइए कुछ नया सीखते हैं। अच्छा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पायरेंट्स अपनी ऐप को जरूर डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, योर इंग्लिश ट्यूटर। फर्स्ट कमेंट में इसका लिंक डाल रहा हूँ। आपको यहाँ पे अफोर्डेबल प्राइसेस में अच्छे और बेहतरीन कोर्सेज मिलते हैं। डिस्क्रिप्टिव का, बैंकिंग का, एसएससी का, सभी कोर्स मैं खुद बनाता हूँ। फ़ायदा आप इनका ऐप पे जा करके ले सकते हो। कोई भी क्वेरी हो ऐप से रिलेटेड, ये नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप करें। चलिए, करेक्ट काउंटिंग द कोस्ट। देखिए, काउंट करना मतलब गिनना और कोस्ट का मतलब होता है कीमत। करेक्ट कीमत को गिनना, काउंटिंग द कोस्ट। और किस चीज़ की कीमत भाई? बात की जा रही है ऑन सीज फायर टॉक्स एंड सैंक्शंस ऑन रशिया। जो सीज फायर की जो टॉक्स है ना, सीज फायर क्या होता है भाई? फायरिंग को सीज करना, गोलीबारी को बंद करना, शांति। कह रहे शांति वार्ता और सैंक्शंस की बात हो रही है, प्रतिबंधों की बात हो रही है रशिया पे। तो शांति वार्ता कर लो, नहीं तो सैंक्शंस जो लगाओगे उनकी कोस्ट आपको काउंट करना मुश्किल हो जाएगा। रशिया के अलावा पूरी दुनिया उनकी कोस्ट को, कीमत को चुकाएगी। आगे बात समझ में? सीज फायर शायद आपके लिए नया वर्ड होगा। सीज मतलब रुक जाना या रोक देना, फायर मतलब फायरिंग। अगर आप सीज फायर करते हैं तो आप गोलीबारी को बंद करते हैं और शांति को कायम करते हैं। चलिए टाइटल पैराग्राफ से देखेंगे क्या कहना चाह रहा है। एक लाइक और एक शेयर जरूर से दें सेशन को, ताकि ये सब स्टूडेंट्स तक पहुँचे। कैरेट टॉक्स टू एंड द वॉर आर मस्ट एज सैंक्शंस ऑन रशिया विल हर्ट द वाइडर वर्ल्ड। कह रहे जो टॉक्स है ना, जो बातचीत है, और किस लिए भाई? एंड करने के लिए, इस वॉर को ख़त्म करने के लिए। कह रहा है ये टॉक्स है ना, ये अ मस्ट हैं, ये बहुत ही ज़रूरी हैं, इनके बिना काम नहीं चलेगा। अ मस्ट। कह रहा है क्यों भाई? कह रहा है एज, क्योंकि जो सैंक्शंस हैं रशिया पे, जो प्रतिबंध हैं, वो हर्ट करेंगे, चोट मारेंगे, डेंट मारेंगे, डैमेज करेंगे पूरे वाइडर वर्ल्ड को, पूरी दुनिया को। तो सीज फायर करवा दो, टॉक्स करवा लो, एंड कर दो वॉर को। नहीं तो सैंक्शन का जो गेम आप खेल रहे हो रशिया के साथ, वो गेम घूम करके आप ही को परेशान करने वाला है। टॉक्स की वर्ब है आर, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, और सैंक्शंस की वर्ब है विल हर्ट। सब्जेक्ट और वर्ब इसी तरीके से ग्रीन और पिंक कलर में मिलेंगे पूरे आर्टिकल में। आपके सामने मार्कअप किया हुआ है, इसका फ़ायदा उठाएं, अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करें। जो लोग इसको फॉलो करते हैं ना, वो जानते होंगे कितना ईजिली वो अब इंग्लिश को जो है अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अ मस्ट, इसको देखें ध्यान से। देखो, मस्ट आपने अभी तक देखी है हेल्पिंग वर्ब के तौर पे। आई मस्ट गो नाउ, मुझे अब जाना चाहिए, है ना। तो हेल्पिंग वर्ब के अलावा मस्ट एक नाउन भी होता है, इनफैक्ट एक एडजेक्टिव भी होता है। नाउन फॉर्म में इसके आगे अ लगा होगा, अ मस्ट। इसका मतलब होगा अननेसेसरी कंडीशन या अ बाइंडिंग कंडीशन। जैसे वार्म क्लोथ्स आर अ मस्ट इन द माउंटेन्स। गर्म कपड़े एक नेसेसरी कंडीशन है पहाड़ों में। आर अ मस्ट। आ रही बात समझ में? तो मस्ट के आगे अ लग जाए तो मतलब यही है कि बहुत ही ज़रूरी चीज़। फिक्सिंग द फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न इज़ अ मस्ट फॉर एनआरआईज हैविंग बिजनेसेस इन इंडिया। फाइल करना एक इनकम टैक्स रिटर्न को एक मस्ट है, एक नेसेसरी या बाइंडिंग कंडीशन है उन एनआरआईज के लिए, उन नॉन रेसिडेंट इंडियंस के लिए जिनके बिजनेसेस हैं इंडिया में। आगे बात समझ में? अ मस्ट। चलिए, यूज़ किया करो जब जैसे इन फ्रेजेस को, वर्ड्स को आप यूज़ करने लगते हो, ये वर्ड्स और फ्रेजेस आपके खुद के बन जाते हैं। अब एक काम करेंगे, पूरे आर्टिकल की वोकैब पे डालेंगे नज़र, ताकि इसको स्मूथली अपने पढ़ते जाएं। ये अपनी वोकैब शीट है, टेलीग्राम ग्रुप पे रखी है। ये नया ग्रुप है, पुराना वाला बंद हो चुका है किसी रीज़न से, आप जानते होंगे ऑलरेडी। ये नया ग्रुप सर्च करो, वाईटी और इंग्लिश ट्यूटर, आपको यहाँ पे ये शीट मिल जाएगी। रोज़ सुबह 7 बजे मैं एडिटोरियल की PDF भी अपडेट कर देता हूँ इसी ग्रुप के अंदर। आज के हमारे वर्ड्स कौन कौन से हैं भाई? एक वर्ड है फॉल आउट, पुराना वर्ड है। यूबिक्यूटस, कई बार कर चुके हैं, पुराना वर्ड है। एक्सपीडियंसी,
ये भी पुराना वर्ड है ना, 3 तो पुराने हो गए। एनस्यूइंग शायद नया है, नहीं ये भी पुराना है। प्रॉस्पेक्ट नया वर्ड है और मैनिफेस्ट ये भी एक नया वर्ड है। सबको देखें डिटेल में। देखिए फॉल आउट का मतलब होता है बैड कॉन्सिक्वेंसेस, जो फॉल आउट हो जाएं। देखो इसको कैसे याद करना है बता देता हूँ मैं आपको। फॉल मतलब गिरना, आउट मतलब बाहर। दो चीज़ों का एक्सीडेंट हुआ आपस में, दो बड़े व्हीकल्स का। अब क्या हुआ, उनके पुर्जे उखड़ गए। पुर्जे उखड़ना मतलब समझते हो ना, एक का टायर निकल गया, दूसरे का, समझ रहे हो ना, पूरा जो उनके परखच्चे उड़ गए। तो फॉल आउट हो गए सारे के सारे पुर्जे। अब वो एक्चुअल में क्या है, वो पुर्जे वो बैड कॉन्सिक्वेंस है उस एक्सीडेंट का। ऐसे याद रखो इस चीज़ को, इस घटना से, है ना, इस तस्वीर के साथ। फॉल आउट मतलब जैसे दो व्हीकल्स के आपस में क्रैश हो जाने पे जो पुर्जे बाहर निकलते हैं, वो फॉल आउट जो होते हैं ना, वो बैड कॉन्सिक्वेंस के तौर पे होते हैं। तो बैड कॉन्सिक्वेंस ऑफ समथिंग इज कॉल्ड फॉल आउट। अब इसको यूज़ करके देखते हैं। मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट इज़ द फॉल आउट ऑफ द पैंडमिक। बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी जो है वो एक बैड कॉन्सिक्वेंस है, इस पैंडमिक का बुरा कॉन्सिक्वेंस है। इसको ब्लो बैक, साइड इफेक्ट्स और रेमिफिकेशन भी फॉल आउट को बोलते हैं। रेमिफिकेशन इसके लिए बहुत अच्छा वर्ड है, रेमिफिकेशन, ठीक है। चलो एक और वर्ड हमारे पास, यूबिक्विटस। इसका मतलब होता है जो सर्वत्र विद्यमान हो, जो हर जगह एग्जिस्ट करता हो, जो वाइड स्प्रेड हो, जो परवेसिव हो, जो ओमनी प्रेजेंट हो, जो गॉड हो, है ना। प्लास्टिक बैग्स आर यूबिक्विटस। प्लास्टिक बैग्स हर जगह आपको मिलेंगे, यूबिक्विटस हैं, यूनिवर्सल हैं। तो यूबिक्विटस, यूनिवर्सल या ओमनी प्रेजेंट का एक सिनोनिम है वाइड स्प्रेड, हर तरफ फैला हुआ। इसको आज आप आर्टिकल में देखने वाले हैं, वाइड स्प्रेड को। चलिए एक्सपीडियंसी बहुत अच्छा वर्ड है। इसका मतलब होता है सूटेबिलिटी, किसी काम को करने की। चलो मैं आपको उसको यूज़ करके दिखाता हूँ, है ना, तब आप समझोगे। मोस्ट पीपल एक्ट आउट ऑफ एक्सपीडियंसी इंस्टेड ऑफ देयर प्रिंसिपल्स। ज़्यादातर लोग अपनी एक्सपीडियंसी के हिसाब से काम करते हैं बजाय अपने मॉरल्स या प्रिंसिपल्स के। हिंदी में बोलते हैं इसको सहूलत। अरे ये बात समझ में, सूटेबिलिटी, कन्वीनियंस, सहूलत, प्रैक्टिकेबिलिटी कहलाती है एक्सपीडियंसी। यूजफुलनेस और फिटनेस भी इसको बोल सकते हो, है ना। जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस आर बेस्ड ऑन इकोनॉमिक एक्सपीडियंसी। इंटरनेशनल रिलेशंस जो हैं बेस्ड होते हैं आर्थिक सहूलत के ऊपर, आर्थिक एक्सपीडियंसी के ऊपर। आपका जो दोस्त है इंटरनेशनल मार्केट में, वो आपका दोस्त होगा, आपका सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर, है ना। बाकी यहाँ पे कोई इमोशंस नहीं होते, जिससे ट्रेड उससे दोस्ती। अब ये एक्सपीडियंसी का एडजेक्टिव फॉर्म है एक्सपीडियंट, एक्सपीडियंसी और एक्सपीडियंट, है ना। तो इस वर्ड को आज आप आर्टिकल में देखने वाले हैं। चलो एक चीज़ मैं आपको यही बता देता हूँ। एक वर्ड है एक्सपीडियंट। इस एक्सपीडियंट का मतलब होता है जो सहूलत भरा हो, है ना, जो सूटेबल हो। और एक वर्ड है एक्सपेडाइट, याद रखें एक्सपेडाइट, ठीक है। एक्सपेडाइट ये एक वर्ब है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ की रफ्तार को तेज़ करना, क्विकन करना, है ना। जैसे मैं बोलूँ भाई काम की रफ्तार को तेज़ करो, आई वुड से टू यू एक्सपेडाइट द वर्क या एक्सपेडाइट द पेस ऑफ योर वर्क। अरे बात समझ में। तो एक्सपेडाइट इस वर्ड का एक्सपीडियंट इस वर्ड से कोई कनेक्शन नहीं है, दोनों डिफरेंट वर्ड है, इनको आपस में कंफ्यूज मत करना। एक्सपेडाइट मतलब रफ्तार को तेज़ करना, एक्सपीडियंट मतलब सहूलियत भरा। चलो आगे बढ़ते हैं। एनस्यूइंग, एनस्यूइंग का मतलब होता है कोई चीज़ जो फलस्वरूप निकल करके आती है दूसरी चीज़ के, रिजल्टिंग या रिजल्टेंट होती है, वो कहलाती है एनस्यूइंग। द पैंडमिक इंड्यूस लॉकडाउन्स एंड द एनस्यूइंग अनएम्प्लॉयमेंट हैव रूइंड द होल इकॉनमी। पैंडमिक की वजह से लगे हुए लॉकडाउन्स और उसके फलस्वरूप आती हुई अनएम्प्लॉयमेंट ने रूइन कर दिया है पूरे अर्थव्यवस्था को। एनस्यूइंग अनएम्प्लॉयमेंट ने, कॉन्सिक्वेंट या रिजल्टेंट बेरोजगारी ने। अरे बात समझ में। एनस्यूइंग वर्ड का कॉन्सिक्वेंट जो सिनोनिम है आज आप आर्टिकल में देखेंगे। एक और वर्ड हमारे पास नया, प्रॉस्पेक्ट। प्रॉस्पेक्ट का मतलब होता है संभावना यानी कि लाइकलीहुड। विद रशिया यूक्रेन वॉर द प्रॉस्पेक्ट ऑफ ए सीवियर रिसेशन बिकम्स रियल। रशिया यूक्रेन की वॉर के साथ ही जो संभावना है, प्रॉस्पेक्ट है एक बहुत ही ख़राब रिसेशन का, ये बहुत रियल हो जाता है, बहुत मतलब रियल हो जाता है ना, हकीकत से भरा हुआ हमें दिखाई देता है। तो प्रॉस्पेक्ट, संभावना, लाइकलीहुड, पॉसिबिलिटी, आउटलुक को आज आप आर्टिकल में देखेंगे। एक लास्ट वर्ड है हमारे पास, ये भी नया वर्ड है, मैनिफेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। मैनिफेस्ट का मीनिंग होता है किसी चीज़ का प्रूफ देना, किसी चीज़ का प्रमाण देना, या फिर किसी चीज़ को रिवील करना, किसी चीज़ को सबके सामने, समझ गए ना, डिस्क्लोज करना। हर बिहेवियर मैनिफेस्ट हर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। उसका बिहेवियर प्रूफ देता है, मैनिफेस्ट करता है, प्रमाण देता है उसके साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का, उसकी दिमागी बीमारियों का।
और ये बात समझ में, बिहेवियर से हमें प्रूफ मिलता है उसके साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का। अब देखो मैनिफेस्ट का एक इंपॉर्टेंट यूज इस तरीके से भी होगा, हर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स मैनिफेस्ट देमसेल्व्स इन हर रूड बिहेवियर। उसके साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स अपने आप को रिवील करते हैं, अपने आप को रिवील करते हैं उसके रूड बिहेवियर में। मैनिफेस्ट वर्ब के बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होगा, इसका मतलब होता है खुद को ही रिवील करना। समझ में आई बात, खुद को प्रकट करना है ना। तो उसके साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स खुद को फॉर्म करते हैं, प्रकट करते हैं या रिवील करते हैं उसके रूड बिहेवियर में। तो इस तरीके से मैनिफेस्ट प्लस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब एक दो सेंटेंस खुद बनाओ इस पर, तभी दिमाग में बैठेगा ये। मैनिफेस्ट प्लस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, हिमसेल्फ, माई सेल्फ, देम सेल्फ, है ना, कैसे यूज़ करना है, इसको डिमॉन्स्ट्रेट भी करना बोलते हैं, आज आप आर्टिकल में देखेंगे। चलिए बढ़ेंगे अपने आर्टिकल पे। एक समरी मैं आपको दे दूं किस बारे में लिखा हुआ, आपको पता लगे। उसी के साथ आप सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पायरेंट्स को मॉक टेस्ट के लिए मैं रिफ़र करूंगा टेस्टबुक.com। इसकी खूबी ये है कि इसमें 470 एग्जाम्स के 34,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट एक सिंगल पैकेज में अवेलेबल हैं। अब 34-35 हज़ार मॉक टेस्ट हैं, तो इसमें इजी भी होंगे, डिफ़िकल्ट भी होंगे, मॉडरेट भी होंगे। हर तरह के मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस करने का आपको मौका मिलता है। ये सारे मॉक टेस्ट सभी एग्जाम से एक सिंगल पैकेज में अवेलेबल है। 1 साल की वैलिडिटी 399 से, 3 साल की वैलिडिटी में 599 से। लेकिन 1 ईयर पास और 3 ईयर पास पे अगर आप कोड लगाते हैं YT10 तो आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलता है 1 ईयर पास 360 में और 3 ईयर पास 540 के अंदर। जरूर से डिस्काउंट का फायदा उठाएं, कोड लगाएं YT10। इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में ऐप का लिंक आपको मिल जाएगा। टेक्स्ट बुक के गोल्डन जैकपॉट का लास्ट डे है। कोई भी एक लकी स्टूडेंट को महिंद्रा थार गिफ्ट की जाएगी जो टेक्स्ट बुक पासेस को बाय करते हैं। चलिए आर्टिकल की समरी आपको दे दें। देखो समरी ये है कि वेस्ट ने रशिया पे बहुत बुरे सैंक्शंस लगा दिए हैं, जिससे रशियन इकॉनमी क्रम्बल कर रही है, ढहती जा रही है इस वॉर को लेकर के। लेकिन हमारा आर्टिकल ये कह रहा है कि ये सैंक्शंस सिर्फ रशियन इकॉनमी को हॉन्ट नहीं करेंगे, पूरी दुनिया को परेशान करने वाले हैं। इस वॉर का एक ही सूटेबल एंड हो सकता है, जो कि है टॉक्स, बातचीत, डिप्लोमेसी। अगर सैंक्शंस के जरिए वॉर अंत करवाई जाती है तो शायद वॉर तो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन सैंक्शंस की कॉस्ट जो है पूरी दुनिया को चुकानी पड़ेगी रशिया के साथ साथ। बस आज इसकी यही समरी है ना। अब ये वो कॉस्ट बताएगा कैसे कैसे सबको चुकानी है। आज की टोन है कंसर्न्ड है ये लेकर के कि क्या होने वाला है, और साथ में एनालिटिकल भी है, एनालाइज भी कर रहा है बाकी कंट्रीज़ के ऊपर कौन सी कॉस्ट लगेगी। तो एनालिटिकल और कंसर्न्ड दोनों ही टोन का ये आर्टिकल आपको देखने में मिलेगा। चलिए शुरू कर लें आर्टिकल को। चलो, कह सैटरडेज अनाउंसमेंट बाय द US, द UK एंड यूरोपियन एलाइज इंक्लूडिंग फ्रांस एंड जर्मनी of a raft of further restrictive economic measures to increase the cost on Russia for its invasion of Ukraine has just raised the risk of a more widespread economic fallout from this war. सबसे पहले बता रहा है कि हुआ क्या। कह रहा सैटरडे का जो अनाउंसमेंट है, शनिवार की जो अनाउंसमेंट है ना, डिक्लेरेशन है, वो किसके द्वारा? एक तो अमेरिका के द्वारा, द US के द्वारा, एक UK के द्वारा, इंग्लैंड के द्वारा, और एक इसके यूरोपियन दोस्तों के द्वारा, अलाइज के द्वारा। कह रहा है ये जो अनाउंसमेंट है ना, अब देखो ये अलाइज में कौन कौन शामिल है। अलाई मतलब दोस्त, पहला है फ्रांस, दूसरा है जर्मनी। कह रहा है ये जो अनाउंसमेंट है ना शनिवार की, अब ये अनाउंसमेंट है किस चीज़ की, ऑफ लगा के बता रहा है। ये अनाउंसमेंट है एक राफ्ट की, एक ढेरी की, एक बंच की। और बंच किस चीज़ का है, ढेरी किस चीज़ की है, राफ्ट है और ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव इकोनॉमिक मेजर्स का, और ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाने वाले आर्थिक कदमों का। और क्यों भाई? ताकि इंक्रीज़ करें कॉस्ट को, ताकि बढ़ाते जाएं कीमत को रशिया के ऊपर ऑन रशिया। और क्यों बढ़ाना है? इसके उस इन्वेजन के लिए, इसके उस आक्रमण के लिए, अटैक के लिए जो इसने दिया है यूक्रेन के ऊपर। कह रहा है ये जो अनाउंसमेंट है ना, इन सभी लोगों के द्वारा इस तरह की अनाउंसमेंट और इस मकसद से बनाई गई अनाउंसमेंट, रशिया के इस काम की वजह से इस अनाउंसमेंट ने रेज कर दिया है, उठा दिया है, बढ़ा दिया है, इंक्रीज़ कर दिया है सारे उस रिस्क को, जोखिम को, पेरिल को, जो है और ज़्यादा जो है वाइड स्प्रेड, यानी कि सब तरफ फैलने वाले आर्थिक फॉलआउट की, इकोनॉमिक बैड कॉन्सिक्वेंसेस की, और कहाँ से? इस वॉर से जो निकलेंगे। आई बात समझ में? तो अनाउंसमेंट तो भले ही इन लोगों ने की है और भले ही रशिया के ऊपर की है, लेकिन ये अनाउंसमेंट पूरी दुनिया को हॉन्ट करेगी, सबके ऊपर इकोनॉमिक फॉलआउट जो है इसके देखने को मिलेंगे। अनाउंसमेंट की वर्ब है हैज़ जस्ट रेड। देख रहे हो आप, सब्जेक्ट कहाँ रखा है, वर्ब कहाँ रखी है, ये आपको पकड़ना पड़ेगा। ये सब चीज़ें आप जब जब वर्ड फॉर वर्ड पकड़ते हो ना, तभी आप जो है सेंटेंस के स्ट्रक्चर समझ पाते हो। अनाउंसमेंट की वर्ब है हैज़ जस्ट रेस्ड। वाइड स्प्रेड मतलब हर जगह फैला हुआ, यूबिक्यूटस, परवेसिव, है ना। फॉलआउट मतलब बैड कॉन्सिक्वेंसेज, रेमिफिकेशन, किसी चीज़ के दुष्परिणाम। राफ्ट का मतलब होता है ढेरी, बंच,
हीप, लार्ज नंबर ऑफ समथिंग। अच्छा, राफ्ट का एक और मीनिंग भी होता है, एक समतल नाव। तो राफ्ट यहाँ पे नाव की बात नहीं कर रहे हैं। रिवर राफ्टिंग आपने सुना भी होगा, एक मतलब एक एडवेंचरस गेम होता है ना। तो बोट यानी नाव की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। राफ्ट के दूसरे मीनिंग जिसका मतलब होता है एक लार्ज नंबर ऑफ समथिंग, उसकी बात की जा रही है। आगे बढ़े, चलो। कह रहा विद अ व्यू टू फर्दर आइसोलेटिंग रशिया फ्रॉम द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम, द वेस्टर्न allies decided to block selected Russian banks from the SWIFT messaging system that banks and financial institutions use to validate and complete international payment transactions। कह रहा है इस मकसद से, विद अ व्यू टू, और मकसद क्या है भाई, और ज़्यादा फर्दर, और ज़्यादा आइसोलेट करने का, अलग करने का, थलग करने का। आइसोलेट करना, अलग थलग करना। कह रहा है इस मकसद से जो है और ज़्यादा अलग थलग करने का रशिया को दुनिया भर के अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंशियल सिस्टम से। हुआ क्या, कह रहा है जो वेस्टर्न दोस्त है ना, जो अलाइज हैं, फ्रांस, जर्मनी, यूके, यूएस, कनाडा, इन्होंने डिसाइड किया, इन्होंने फैसला लिया कि ये रोक देंगे, ब्लॉक कर देंगे कुछ खास, कुछ चुनिंदा रशिया के बैंक्स को। और किससे, इस स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम से। जो जो सिस्टम है दैट, जिसको बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इस्तेमाल में लेते हैं ऑथेंटिकेट यानी कि वैलिडेट करने के लिए, वैलिडिटी को चेक करने के लिए और कंप्लीट करने के लिए इंटरनेशनल पेमेंट ट्रांजैक्शंस को। तो इस तरीके से सैंक्शंस को बढ़ा रहे हैं, है ना। रशिया को अलग थलग बनाने के लिए इसको स्विफ्ट से ब्लॉक कर रहे हैं, इसके खास चुनिंदा सरकारी बैंक्स को, ताकि रशिया के सरकारी बैंक्स इंटरनेशनल पेमेंट्स को पूरा ना कर पाएँ। वेस्टर्न लाइज की वर्ब है डिसाइडेड, इंस्टीट्यूशंस की वर्ब है यूज़, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब। यहाँ तो खैर पास्ट इंडेफिनिट है, यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्लूरल वर्ब, पीछे एस नहीं आ रहा। वैलिडेट, ऑथेंटिकेट, किसी चीज़ की ऑथेंटिसिटी को, वैलिडिटी को चेक करना। चलो, विद अ व्यू टू प्लस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म ऑलरेडी जानते हो, कॉन्सेप्ट आता है ना आपको, रोज़ मेरे साथ पढ़ते ही हो, है ना। विद अ व्यू टू में टू एक प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, इसलिए टू प्लस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म यहाँ लिखी हुई है। आपके रेफरेंस के लिए वो सारे फ्रेजेस फिर आपके सामने रख देते हैं, कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो। ये जो आप देख रहे हो ना, इन सब के अंदर टू के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ होती है, चाहे एडमिट टू हो, चाहे विद अ व्यू टू हो, चाहे व्हेन इट कम्स टू हो, चाहे लीड टू हो, चाहे अमाउंट टू हो, या इक्वल टू या चेंज टू हो, है ना। या तो नाउन आ जाएगा, तब तो दिक्कत है ही नहीं, और अगर नाउन ना आए तो उस केस में वर्ब की फॉर्म को आईएनजी में आपको बदल देना है इन फ्रेजेस के बाद। चलिए बढ़े आगे, आज के क्विज में यूज़ करेंगे इसको। कह रहा है दे ऑल्सो रिजॉल्व टू इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस ऑन द रशियन सेंट्रल बैंक्स एबिलिटी टू एक्सेस एंड डिप्लॉय द कंट्रीज वॉर चेस्ट ऑफ एन एस्टिमेटेड $630 बिलियन इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। अब इसके बाद इन्होंने क्या किया भाई, एक तो इसको स्विफ्ट से बाहर निकाल दिया, दूसरा काम क्या किया इन्होंने, सैटरडे को उन्होंने रिजॉल्व किया, उन्होंने संकल्प लिया, और किस चीज़ का, लगा देने का और पाबंदियों को, और किस पे, रशिया के सेंट्रल बैंक, रशिया के सरकारी बैंक की ताकत पे, एबिलिटी पे, और किस चीज़ की, जो है एक्सेस करने की और डिप्लॉय करने की, जो है पहुंच रखने की और काम में लेने की, कंट्री की वॉर चेस्ट को, कंट्री के लड़ाई के खजाने को। और वो किस चीज़ का है, एस्टिमेटेड $630 बिलियन का है, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में रखा हुआ है। तो रशिया ने बहुत सारे रिजर्व्स इकट्ठे किए थे फॉरेन एक्सचेंज में, तो इन सब ने यही बोला, कसम खाई कि इस सारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को हम रशिया को यूज़ करने नहीं देंगे। देखी वो है रिजॉल्ट। डिप्लॉय का मतलब होता है मोबिलाइज करना, यूज़ करना, किसी की चीज़ को इस्तेमाल में लेना, काम पे लगाना। वॉर चेस्ट मतलब वॉर के लिए रखी हुई चेस्ट है, वॉर के लिए रखा हुआ खजाना है, चेस्ट मतलब खजाना, है ना। चलो, इम्पोज का मतलब लगाना होता है। कह रहा है द इमीडिएट इम्पैक्ट ऑफ दीज मूव्स ऑन रशियन इकॉनमी एंड फाइनेंशियल मार्केट्स हैव मैनिफेस्टेड इन ए शार्प डेप्रिशिएशन इन द वैल्यू ऑफ रूबल। The currency tumbled almost 30% intraday to a record low against the dollar in Asian trading on Monday and has weakened about 26% so far in 2022। कह रहा है जो इमीडिएट इम्पैक्ट आया है इन सारी हरकतों का रशियन इकॉनमी पे और फाइनेंशियल मार्केट्स पे, कह रहा है इस इम्पैक्ट ने मैनिफेस्ट किया है। अब मैनिफेस्ट आप समझ गए ना, प्रोवाइड करना एविडेंस को या रिवील करना। इस इम्पैक्ट ने रिवील किया है, प्रोवाइड किया है, मैनिफेस्ट किया है, और किसको ये हुआ है मैनिफेस्ट, एक शार्प डेप्रिशिएशन में, एक बहुत ज़्यादा कड़ी गिरावट में, और किस में, जो है वैल्यू में, कीमत में, रूबल नाम की इस करेंसी की। ये वो करेंसी है जो टम्बल कर गई, जो लुढ़क गई, ढह गई, लगभग 30%
कल ही के दिन, इंटरडे, कल के दिन के दौरान। और क्यों? रिकॉर्ड करने के लिए एक लो को डॉलर के खिलाफ, डॉलर के सामने, और कहाँ पे? एशियन ट्रेडिंग के दौरान। ये बात हुई है मंडे की, तो ऑन मंडे। और कह रहे जो वीकन हो चुकी है, ये वो करेंसी है जो टम्बल भी हुई, जो वीकन भी हो चुकी है। और कब तक? लगभग 26% तक सो फार अभी तक 2022 में। आई बात समझ में? तो इमीडिएट इम्पैक्ट ने ऐसे मैनिफेस्ट किया है अपने आप को, इस तरीके से सबके सामने आया इमीडिएट इम्पैक्ट। करेंसी गिर गई है 30%, तो कल ही गिर गई थी इंट्राडे में, फिर रिकवर हुई होगी थोड़ी बहुत, और 26% गिर चुकी है अभी तक 2022 में। इम्पैक्ट की वो है हैज़ मैनिफेस्टेड, मैनिफेस्ट आप जान गए हो, अच्छे से कर चुके हैं इसको। डेप्रिसिएशन मतलब कीमतों में कमी होना। रूबल करेंसी का नाम है, कोई भी करेंसी के नाम के आगे द लगाएं, द करेंसी, द रूबल, द रुपया, है ना, द रुपया, द पाउंड, है ना। तो कोई भी करेंसी के आगे आपको द लगाना है। करेंसी यहाँ पे इसकी वर्ब है टम्बल्ड, और दूसरी वर्ब है हैज़ वीकंड। टम्बल का मतलब होता है ढह जाना, कोलैप्स कर जाना, क्रम्बल कर जाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे दे ऑल्सो फोर्स अ कंट्री सेंट्रल बैंक to more than double its benchmark interest rates to 20%, the highest in almost 2 decades, and impose controls on capital flows। कह रहे इन्होंने ये भी फोर्स किया, इन्होंने इस चीज़ को भी मतलब जो है मजबूर किया कंट्री के सेंट्रल बैंक को कि वो डबल से भी ज़्यादा कर दे। डबल यहाँ पे एक वर्ब है, डबल का मतलब होता है दुगना, और डबल वर्ब का मतलब होता है दुगना कर देना। इन्होंने फोर्स किया सेंट्रल बैंक को कि वो डबल से भी ज़्यादा कर दे, टू मोर देन डबल, ये टू डबल यहाँ पे इन्फिनिटिव है। और क्या करे? अपनी बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट को जो है 20% पे अब आ चुकी हैं। कह रहे ये हाईएस्ट है लगभग 2 डेकेड्स में। और इन्होंने इस चीज़ के लिए भी फोर्स किया कि वो इम्पोज करें, लगाएं कंट्रोल्स को कैपिटल फ्लोज पे, मनी की आउटगोइंग पे। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से इन सैंक्शंस ने सेंट्रल बैंक को 2 कामों पे मजबूर कर दिया। एक तो डबल कर दो अपनी इंटरेस्ट रेट्स को ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल में आए, और कैपिटल फ्लोज को रेस्ट्रिक्ट कर दो, कोई आदमी रसिया से बाहर पैसे भेज ही ना पाए। देखिए वो है फोर्स्ड टू डबल, और देखो फोर्स टू डबल और फोर्स टू इम्पोज, ये 2 इन्फिनिटिव फोर्स किए जो है गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंपल सेंटेंस है, स्ट्रक्चर पकड़ लो, बाकी सेंटेंस सिंपल हो जाता है। कह रहा है रशियाज लार्जेस्ट लेंडर Sberbank found its European arm facing a run on its deposits, which the European Central Bank warned could lead to the unit's failure। कह रहा रशिया का जो सबसे बड़ा लेंडर है स्पर बैंक, है ना, सबसे बड़ा जो रशिया का बैंक है। कह रहे इसने पाया अपनी यूरोपियन आर्म को, अपनी यूरोप की जो सब्सिडरी है, यूरोप की जो कंपनी है, फेस करते हुए एक रन को इसके डिपॉजिट्स पे। फेस अ रन का मतलब होता है फेस अ हाई डिमांड, फेस अ सडन हाई डिमांड ऑफ समथिंग। तो इस बैंक ने पाया कि इसकी यूरोपियन आर्म में इसके डिपॉजिट्स की एक हाई डिमांड हो गई है ना। लोग जो आ रहे हैं अपना सारा पैसा निकाल रहे हैं, सारा जो कैश विड्रॉ कर रहे हैं। कह रहे जिसको यूरोप के सेंट्रल बैंक ने वार्न किया कि वो लीड कर सकता है इस पूरी यूनिट के फेलियर की तरफ, इसकी यूरोपियन आर्म के दिवालिया हो जाने की तरफ। तो ये होने वाला है, ये होता मतलब हो रहा है पिछले 2 दिनों से। स्पर बैंक की वर्ब है फाउंड, विच की वर्ब है कुड लीड टू, यूरोपियन बैंक सेंट्रल बैंक की वर्ब है वांट। ठीक है ना। फेस अ रन ऑन समथिंग, किसी चीज़ की हाई सडन डिमांड एक्सपीरियंस करना। सुपरमार्केट सॉ अ रन ऑन ग्रोसरीज आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ ए लॉकडाउन। सुपरमार्केट्स ने सी किया या फेस किया, यहाँ फेस्ट भी आ सकता है और सॉ भी आ सकता है। सुपरमार्केट्स ने फेस किया या सी किया एक रन को ग्रोसरीज पे। अब देखो फेस रन ऑन ग्रोसरीज का मतलब है ग्रोसरीज की सडन हाई डिमांड को फेस किया। अच्छा क्यों फेस किया? ये हुआ लॉकडाउन के अनाउंसमेंट के बाद। तो लोग जो है सीधे सीधे दुकानों पे घुस गए जैसे उनको पता लगा लॉकडाउन लगेगा, सामान जो है खाने पीने का लेने के लिए। तो फेस अ रन ऑन समथिंग, किसी चीज़ की एक्सपीरियंस करना सडन हाई डिमांड को। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा विद रशियंस वेटिंग इन लॉन्ग क्यूज आउटसाइड ATMs ऑन फियर्स ऑफ लाइकली कैश शॉर्टेजेस, द कंट्री सिटीजन्स फेस द रियल प्रॉस्पेक्ट ऑफ रन अवे इन्फ्लेशन। कह रहा इस चीज़ के साथ ही, और किस चीज़ के भाई? रशियंस के वेट करने के साथ ही लंबी कतारों में, लॉन्ग क्यूज़ में, और किसके बाहर? ATMs के बाहर। और किस जगह, किस वजह से? इन फिगर्स के ऊपर, इन दरों के ऊपर जो है लाइकली कैश शॉर्टेज का। कह रहा इस चीज़ के साथ ही रशिया के सिटीजन जो हैं वो फेस करते हैं एक सच के प्रॉस्पेक्ट को, एक सच्ची संभावना को, लाइकलीहुड को, जो है आउट ऑफ कंट्रोल यानी कि रनवे इन्फ्लेशन का। आ रही बात समझ में? तो लोग जो है खड़े हैं ATMs के बाहर, इन्फ्लेशन का खतरा बहुत मंडरा रहा है। सारा पैसा जब लोग अपनी जेबों में डाल देंगे, इन्फ्लेशन रातों रात बढ़ने वाला है। सिटीजन्स की वर्ब है फेस, प्रॉस्पेक्ट मतलब संभावना, लाइकलीहुड पॉसिबिलिटी, आउटलुक किसी चीज़ की
समझ गए ना, पॉसिबिलिटी। रन अवे आपको मैं समझा चुका हूँ, जो रन कर जाए अवे, जो आपके हाथ से निकल जाए, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, वो होता है रन अवे। रन मतलब भाग गया, अवे मतलब दूर, अब आपके हाथ में ही नहीं आ रहा, आउट ऑफ कंट्रोल इज रन अवे। चलिए बहुत सिंपल आर्टिकल है, आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे। अब बता रहा है रशिया का तो जो होना था वो गया हो, बाकी लोगों का क्या है ना, आसपास के। कह रहा है बट द इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ व्लादिमीर पुटिन्स यूनिलेटरल डिसीजन टू एम्बार्क ऑन what he called a special military operation to describe Russia's all-out invasion of its western neighbor last week are already being felt worldwide। कह रहा है लेकिन आर्थिक कीमतें जो हैं, और किसकी भाई, पुतिन की इस जुनून की, पुतिन के एक यूनिलेटरल डिसीजन की। यूनिलेटरल मतलब एक तरफा, किसी से कुछ नहीं पूछा, अपने आप जो चढ़ाई कर दी जो है यूक्रेन के ऊपर। कह रहा है आर्थिक कॉस्ट जो है पुतिन के इस एक तरफा डिसीजन की, यूनिलेटरल डिसीजन की, जो है एम्बार्क ऑन करने का, शुरू करने का, कमेंस करने का एक ऐसी चीज़ को, वट, जिसको ये कॉल करता है स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन। और किस लिए भाई, डिस्क्राइब करने के लिए रशिया के ऑल आउट फुल फ्लेजेड इन्वेजन को, अटैक को, इसके वेस्टर्न नेबर पे, इसके पश्चिमी पड़ोसी पे, जिसका नाम है यूक्रेन, और जो हुआ है लास्ट वीक। कह रहा है इकोनॉमिक कॉस्ट जो है ना पुतिन के इस पागलपन की, आ रही बात समझ में, पुतिन के एक तरफा डिसीजन की, जो है शुरू करने का एक अटैक को, स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन को, जिसको नाम तो उन्होंने मिलिट्री ऑपरेशन दिया, लेकिन डिस्क्राइब एक्चुअल में कर रहे हैं अपने फुल ब्लोन इन्वेजन को यूक्रेन के ऊपर, उसको नाम दे रहे हैं स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन। कह रहा है इसकी जो कॉस्ट है ना इस पागलपन की, ये सारी की सारी ऑलरेडी बीइंग फेल्ट, फील की जा रही है वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में। आ रही बात समझ में। कोस्ट की वर्ब है आर बीइंग फेल्ट पैसिव वॉइस में, ही की वर्ब है कॉल्ड, यूनिलेटरल मतलब एक तरफा, जो खुद से लगाया गया हो, किसी और से पूछा ना गया हो, ऑल आउट मतलब फुल फ्लेजेड 100% पावर के साथ, है ना, फुल स्केल, फुल प्लान। एम्बार्क ऑन का मतलब होता है शुरुआत करना किसी सफ़र, किसी जर्नी की, किसी भी नए चीज़ की, कमेंस करना, लॉन्च करना, एम्बार्क ऑन, कमेंस या लॉन्च। चलिए आगे बढ़े। कह रहा है यूरोपियन बैंक्स एंड कंपनीज with significant business exposure to Russia have taken a beating on the bourses given the extent to which the sharp escalation in sanctions is certain to hurt their operations and revenues। अब बता रहा है पूरी दुनिया में कैसे फील की जा रही है। कह रहा है यूरोप के जो बैंक और कंपनियां हैं जिनका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट, जिनका कंसीडरेबल, जिनका साइजेबल बिजनेस एक्सपोजर है। एक्सपोजर का मतलब होता है किसी चीज़ की तरफ आपका एक्सपीरियंस, किसी चीज़ के अंदर आपकी इन्वॉल्वमेंट, जिनका बहुत ज़्यादा बिजनेस का एक्सपीरियंस या इन्वॉल्वमेंट है रशिया की तरफ। कह रहा है ऐसी जो कंपनियां हैं ना जो रशिया में बिजनेस करती हैं, उन्होंने एक बीटिंग को टेक किया है, उन्होंने बहुत बड़ी चोट खाई है। और कहाँ पे, ऑन द बोर्सेज, बोर्सेज का मतलब होता है स्टॉक एक्सचेंजेस, दुनिया भर के स्टॉक एक्सचेंजेस पे। और क्यों खाई है भाई, देखते हुए इस चीज़ को, गिवन देखते हुए इस चीज़ को, जो है एक्सटेंट, जो है लेवल, जिस लेवल तक ये शार्प एस्केलेशन जो है, बहुत तेज़ी से आने वाला जो उछाल है सैंक्शंस में, प्रतिबंधों में, जो कि वो सर्टेन है हर्ट करना उनके ऑपरेशंस और रेवेन्यूज़ को। आ रही है बात समझ में। तो ऐसे बैंक्स और कंपनीज जिनका रशिया में बिजनेस है, उनको स्टॉक मार्केट्स पे बहुत चोट खानी पड़ी है इस चीज़ को देखते हुए कि जो लेवल है, जिस लेवल तक ये शार्प एक्सेलरेशन जा रहा है, जिस लेवल से सैंक्शंस बढ़ते जा रहे हैं, वो लेवल ही अपने आप में सर्टेन है, पक्का है कि वो हर्ट करेगा इनके ऑपरेशंस और रेवेन्यूज़ को आने वाले वक्त में। तो ऐसे देखो यूरोप तक मार जो है झेलनी पड़ रही है कंपनीज को। बैंक्स और कंपनीज की वर्ब है हैव टेकन, एक्सटेंट की वर्ब है इज, गिवन द एक्सटेंट टू विच द सर्टेन, है ना। तो ये गिवन जो प्रेपोजिशन है इसकी वर्ब, इसका ऑब्जेक्ट हो गया एक्सटेंट, ठीक है ना। सब्जेक्ट जो है यहाँ पे एस्केलेशन, इसकी वर्ब है इज, गिवन द एक्सटेंट एस्केलेशन इज सर्टेन। चलिए आगे बढ़े। बोर्सेज मतलब स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंजेस को बोलते हैं बोर्सेज, और इसमें कुछ देखने वाला मेरे ख्याल नहीं है ना। चलो। ग्रैंड दो द वेस्टर्न लाइस हैव केयरफुली अवॉइडेड एनी मेंशन सो फार ऑन क्लोजिंग द टैप on Russia's massive exports of oil and gas that contribute substantially to country's current account surplus. Concerns about possible disruptions to shipments from the world's second largest producer of oil have pushed the price of Brent crude futures well above $100 a barrel. अब ये तो स्टॉक मार्केट्स पे हुआ, अब बता रहा है क्रूड के, कच्चे तेल के दामों में क्या हुआ। कह रहा है हालांकि दो वेस्टर्न अलाइज जो हैं, ये वेस्ट के जो सारे दोस्त जो हैं, यूएस, रशिया, फ्रांस, यूके, है ना, ये रशिया को छोड़ दो, फ्रांस, यूके,
कह रहे जो वेस्टर्न अलाइज जो हैं इन्होंने केयरफुली अवॉइड किया है, बहुत आसानी से अवॉइड किया है किसी भी मेंशन को, किसी भी जिक्र को अभी तक सो फार, जो है क्लोज द टैप करने का, जो है रेस्ट्रिक्शन लगाने का, पाबंदी लगाने का। और किस पे? रशिया के बड़े बड़े एक्सपोर्ट्स पे, जो है ऑयल और गैस के। और ये वो एक्सपोर्ट्स हैं जो कंट्रीब्यूट टू करते हैं सब्सटेंशली, कंसीडरेबली, बहुत बड़े तौर पे इस रशिया के, इस कंट्री के बहुत बड़े करंट अकाउंट सरप्लस पे। करंट अकाउंट सरप्लस का मतलब होता है इंपोर्ट्स जो है आपके एक्सपोर्ट से कम है। रशिया जितना पेट्रोल दुनिया को बेचता है उससे बहुत कम माल जो है दुनिया से इंपोर्ट करता है। पेट्रोल बेच बेच के, जो है गैसोलीन बेच बेच के रशिया जो अपनी इकॉनमी चलाता है। तो कह रहे इन्होंने अभी तक अवॉइड किया है किसी भी मेंशन को कि ये एक्सपोर्ट्स पे भी ऑयल और गैस पे कोई प्रतिबंध लगाएंगे। और ये वही ऑयल और गैस है जो कंट्रीब्यूट करते हैं रशिया की वेल्थ में, रशिया के सरप्लस में। कह रहा है दो, हालांकि अभी तक ऐसा है, इसके ऊपर कोई भी चपेट में इसको लिया गया नहीं है। कह रहा है फिर भी जो कंसर्न्स है ना, जो है पॉसिबल डिसरप्शन के, जो है पॉसिबल डिस्टर्बेंस के, और जो होंगे शिपमेंट्स में, बड़े बड़े जहाज़ों में, और कहाँ से? वर्ल्ड के, दुनिया के सबसे लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल से, यानी कि रशिया से। कह रहे इन कंसर्न्स ने पुश कर दिया है प्राइस को ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स के लगभग $100 अब बैरल से भी ऊपर या उससे भी ज़्यादा। आ रही है बात समझ में? तो इन्होंने कोई भी बात नहीं की है तेल को लेकर के। रशिया का तेल बेचने का काम है, रशिया की दुकान है तेल बेचने की, है ना। और तेल के ऊपर इन्होंने कोई भी चोट अभी तक नहीं मारी है। लेकिन लोगों तो डर लग रहा है ना, आने वाले टाइम में रशियन तेल पे भी कुछ सैंक्शंस लग जाएंगे। तो इसकी वजह से रशिया के जो तेल है, ब्रेंट क्रूड ऑयल फ्यूचर्स, इसके दाम जो है ऑलरेडी, या यूँ समझ लो कच्चे तेल के दाम जो है बढ़ चुके हैं ऑलरेडी पूरी दुनिया में। अलाइज की वर्ब है हैव अवॉइडेड, दैट की वर्ब है कॉन्ट्रीब्यूट, दैट आया ऑयल और गैस के लिए। कॉन्ट्रीब्यूट टू मतलब भागीदारी देना, हिस्सेदारी देना। कंसर्न्स की वर्ब है हैव पुश्ड, डिसरप्शन मतलब डिस्टर्बेंस, सब्सटेंशली मतलब कंसीडरेबली, सरप्लस मतलब एडिशनल, एक्सेस। करंट अकाउंट सरप्लस मतलब रशिया की वेल्थ, ऐसा समझ सकते हो आप। और कुछ देखने वाला है? चलो, लंबे सेंटेंस है पर आसान है। ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स क्या होते हैं? ये खास टाइप का क्रूड होता है ब्रेंट क्रूड। इसके फ्यूचर मतलब इसका फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर आप अंदर नहीं घुसेंगे अपने, ऑप्शन और फ्यूचर जो है हैजिंग टेक्निक्स होती हैं। ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स का मतलब है आने वाले टाइम में लोग देख रहे हैं कि इसके दाम बढ़ने वाले हैं $100 से भी ज़्यादा। कह रहा विद मोस्ट लार्ज यूरोपियन कंपनीज या इकॉनमीज मेजरली रिलायंट ऑन एनर्जी सप्लाईज फ्रॉम रशिया, द स्पेक्टर ऑफ राइजिंग कोस्ट फैनिंग अ ब्रूजिंग एक्सेलरेशन इन्फ्लेशन इन यूरोप एंड वर्ल्ड वाइड इज़ वेरी रियल। कह रहा है साथ ही विद किसके भाई? ज़्यादातर बड़ी बड़ी इकॉनमीज़ के यूरोप की, मेजरली रिलायंट होने के, डिपेंडेंट होने के रशियन सप्लाईज़ पे, रशिया के तेल पे जो आती है फ्रॉम रशिया। कह रहा है सारी इकॉनमीज़ के रशिया की गैस पे चलने के साथ ही, रशिया के पेट्रोल पे चलने के साथ ही। कह रहा है जो भूत है ना, जो डर है, जो स्पेक्टर है बढ़ती हुई एनर्जी की कॉस्ट का, कच्चे तेल की कीमतों का, जो फ़ैन भी करता है, जो भड़काता भी है एक ब्रूजिंग एक्सेलरेशन को, एक चोट मारने वाले, ब्रूज करने वाली जो है चढ़ाव को, इंक्रीज़ को, जो आएगा इन्फ्लेशन में यूरोप में और पूरी दुनिया में। कह रहा है वो इज़ वेरी रियल, बड़ा ही रियल है, हकीकत से भरा है। आ रही बात समझ में? रशिया के ऊपर पूरा यूरोप जो है निर्भर करता है अपनी एनर्जी सप्लाईज़ के लिए। अब रशिया जब सप्लाईज़ को बंद कर देगा, जब सैंक्शन लगेंगे, तो ये जो इन्फ्लेशन का जो भूत है ना, स्पेक्टर है, जो डर है, ये बड़ा रियल लग रहा है। अब ये भूत नहीं है, ये सबके सामने ऑलरेडी आ ही चुका है या आने वाला है। स्पेक्टर की वर्ब है इज, स्पेक्टर मतलब भूत, घोस्ट या फियर, किसी चीज़ का डर। ब्रूजिंग मतलब जो ब्रूज मारे, जो हर्ट करे, जो चोट मारे। ब्रूजिस का मतलब ही होता है चोट, है ना, वो नील पड़ जाता है ना, उसको बोलते हैं ब्रूजिस। तो ब्रूजिंग मतलब नील पड़ने वाली, चोट मारने वाली कोई चीज़। एक्सेलरेशन मतलब किसी चीज़ में इंक्रीज। फैनिंग यहाँ पे एडजेक्टिव है, वो वाली कोस्ट जो फैन करेगी। फैन का मतलब होता है आग में हवा देना, प्रोवोक करना, किंडल करना, इंस्टिगेट करना, ट्रिगर करना, है ना, किसी चीज़ को और भड़काना। रिलायंट मतलब डिपेंडेंट, रिलायंट, डिपेंडेंट, हिंज्ड, तीनों का मतलब होता है किसी पे निर्भर होना। ये वर्ब बनी है, मतलब ये एडजेक्टिव बने इन वर्ब से, रिलाई, डिपेंड और हिंज से। याद रखें वर्ब हो चाहे एडजेक्टिव हो, ये रिलाई, डिपेंड और हिंज अपने बाद में सिर्फ और सिर्फ ऑन लेते हैं। ठीक है, रिलाई का मतलब है किसी पे निर्भर होना, और डिपेंडेंट, एक सेकंड रुक जाओ, रिलाई का मतलब है निर्भर होना, रिलायंट का मतलब है निर्भर एडजेक्टिव फॉर्म में। तो लेफ्ट में आप देख रहे हो सारी वर्ब्स, राइट में देख रहे हो सारे एडजेक्टिव। इनके बाद में ऑन प्रेपोजिशन फिक्स्ड है, एट प्रेपोजिशन कभी भी मत लगाना। बढ़ेंगे आगे, आज के क्विज में यूज़ करूँगा ये कॉन्सेप्ट। कह रहा है एट अ टाइम व्हेन ए ड्यूरेबल रिकवरी फ्रॉम द शॉक ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक is yet to take hold. The war initiated by Russia and the consequent sanctions on it
especially if widened to cover countries that seek to bypass the sanctions regime, pose a challenge to the global economy that robo-banks economy is projected could be so bad as to be unquantifiable. कह रहा है ऐसे एक वक्त पे, कहाँ गया, एट अ टाइम, कह रहा है ऐसे एक वक्त पे जब एक टिकाऊ रिकवरी, ड्यूरेबल मतलब टिकाऊ, जब एक टिकाऊ रिकवरी जो है, और किससे, इस शॉक से जो कोविड-19 पैंडमिक का, कह रहा है ये अभी भी टेक होल्ड करना बाकी है, इस रिकवरी का अभी भी बनना बाकी है। टेक होल्ड करना मतलब किसी चीज़ का पाँव जमाना। तो कह रहा है ऐसे एक वक्त पे जब ऐसी रिकवरी जो है कोविड-19 पैंडमिक से, जिसका पाँव जमाना अभी भी बाकी है। कह रहे जो वॉर है ना, जो शुरू की गई है रशिया के द्वारा, और इसका जो परिणाम स्वरूप सैंक्शंस हैं, जो कॉन्सिक्वेंट या रिजल्टेंट प्रतिबंध हैं इसी रशिया के ऊपर, और ख़ास करके तब जब वो वाइड किए जाते हैं, बढ़ा दिए जाते हैं कवर करने के लिए ऐसी कंट्रीज़ को जो कोशिश करती हैं बचने की इन सैंक्शन से, रजीम से। जैसे चाइना जो है रशिया की हेल्प करे सैंक्शंस को बाईपास करने की, चाइना पे भी लग जाएं ऐसे सैंक्शंस। कह रहा है ऐसे एक वक्त पे जब रिकवरी तो हुई नहीं, और ये जो वॉर है, ये जो है उसके सैंक्शंस जो हैं ये बढ़ते जाते हैं, सारी कंट्रीज़ पे लगते जाते हैं। कह रहा है ये जो सारी चीज़ है ना, ये दोनों चीज़ें, वॉर और सैंक्शंस, ये पोज करते हैं एक चैलेंज को, एक चुनौती को ग्लोबल इकॉनमी के सामने, और जिसको रोबो बैंक के अर्थशास्त्रियों ने प्रोजेक्ट किया है, दिखाया है, एस्टिमेट किया है कि वो इतनी ख़राब हो सकती हैं, कुड बी सो बैड, इतनी की एज टू वो अनक्वान्टिफाइबल होंगी, जिनको कोस्ट को जिनको एस्टिमेट करना बड़ा ही मुश्किल काम है। अरे ये बात समझ में, लंबा सेंटेंस है पर बड़ा आसान सा सेंटेंस है ना। ऐसे एक वक्त पे जब रिकवरी का अभी भी पाँव जमाना बाकी है, ये रशिया के द्वारा शुरू की गई वार, और साथ में इसके ऊपर लगने वाले सैंक्शंस, खास करके वो वाले सैंक्शंस जो दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर भी लग जाएंगे जो रशिया की मदद करती हैं। कह रहा है ये दोनों चीज़ें पोज कर देती हैं एक चैलेंज को सारी ग्लोबल इकॉनमी के सामने, और ऐसा चैलेंज है, एक ऐसी कोस्ट है जिसको रोबो बैंक के अर्थशास्त्री कहते हैं कि इतनी ख़राब होगी कि इसको गिनना भी मुश्किल हो जाएगा। सेंटेंस के स्ट्रक्चर देखेंगे, रिकवरी की वर्ब है इज़ टू टेक होल्ड, इज़ टू एम टू आर टू, फ्यूचर की बात की जाती है ना, जिसका टेक होल्ड करना बाकी है। ड्यूरेबल मतलब टिकाऊ। वॉर और सैंक्शंस की वर्ब है पोज, वॉर के सामने एडजेक्टिव आया इनिशिएटेड, वॉर जो शुरू की गई है। सैंक्शंस के लिए एडजेक्टिव है कॉन्सिक्वेंट, मतलब फलस्वरूप आने वाला। अच्छा, दैट की वर्ब है सीक, दैट आया कंट्रीज़ के लिए। बाईपास मतलब बचना, अवॉइड करना। रजीम का मतलब होता है प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन। पोज करते हो आप नेगेटिव चीज़ों को, चैलेंज को, क्वेश्चन को, डिलेमा को, है ना, सस्पिशन को, डाउट को, नेगेटिव चीज़ों को पोज करते हैं। रोबो बैंक इकोनॉमिस्ट की वर्ब है प्रोजेक्टेड, दैट की वर्ब है कुड बी। चलिए, और इसमें कुछ देखने वाला है नहीं। कह रहा है एक्सपीडियंट निगोशिएशंस टू एंड द कॉन्फ्लिक्ट आर द ओनली वे फॉरवर्ड। कह रहा है जो एक्सपीडियंट निगोशिएशंस है, बातचीत है, एक्सपीडियंट मतलब जो आपके लिए कन्वीनियंट हो, है ना, सहूलियत भरी हो। तो जो यूज़फुल या सूटेबल या सहूलियत भरी निगोशिएशंस हैं इस कॉन्फ्लिक्ट को एंड करने के लिए, वही ओनली आगे का रास्ता है, ओनली वे फॉरवर्ड है। निगोशिएशन के अलावा कोई भी तरीके से वॉर ख़त्म होती है तो बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा दुनिया भर के लिए। निगोशिएशंस की वर्ब है आर, एक्सपीडियंट मतलब जो कन्वीनियंट हो, सूटेबल टू योर पर्पज़ हो, जो सहूलियत से भरा हो। चलिए, बीच में एक दो सेंटेंसेस मुश्किल थे, थोड़े लंबे थे इस वजह से, बाकी आर्टिकल बड़ा आसान है। आ जाओ अपने क्विज़ पे, बहुत इजी है। आज मैं क्विज़ आपको खुद करने को दे रहा हूँ। ये फर्स्ट क्वेश्चन भी मैं खुद नहीं करवाऊँगा, ठीक है ना। फर्स्ट में पूछा है कि इस पूरी जो है वॉर का, इनमें से कौन सा फॉल आउट रशिया के लिए नहीं रहा है। तो चारों में से कौन सी चीज़ रशिया के साथ होनी बाकी है वो बता दो, है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, फर्स्ट कमेंट में जाके आंसर को चेक करें। सेकंड में ये टू फेस अ रन ऑफ समथिंग, ये एक इडियम है, ऑलरेडी आप जानते हो, इसका मीनिंग यहाँ से निकाल लोगे आप। थर्ड में आपको मिलेंगी, थर्ड फोर्थ फिफ्थ में 3 एरर्स। पहले आप रिलायंट नाम की वर्ब को देखेंगे, एडजेक्टिव को देखेंगे, फिर उसके बाद आप देखेंगे लुक फॉरवर्ड टू, इस फ्रेज़ को देखेंगे, ठीक है। और तीसरी एरर मिलेगी आपको एक्सपेडाइट नाम के वर्ड में। ढूंढोगे तो मिल जाएंगी। 3 एरर्स आपको मैं हिंट के साथ बता रहा हूँ। पांचों क्वेश्चंस के आंसर इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में, इसी लेक्चर के नीचे रखे हैं पिंड कमेंट में। जाओ और वहाँ से चेक करो कितने मार्क्स मिले आउट ऑफ 5 ज़रूर से बताना, है ना। एक लाइक और एक शेयर ज़रूर से दे सेशन को। कोई भी क्वेरी हो रिलेटिंग टू कोर्सेज, ये नंबर है, इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरी टीम आपको रिप्लाई कर देगी। अंटिल देन, साइनिंग आउट।